अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। काफ़ी हैपनिंग जो है वो लास्ट वीक रहा है क्रिकेट के हवाले से, और आज हम उसी पूरे वीक को जो है रिकैप करेंगे। आपके इल्म में पाकिस्तान का स्क्वाड कल अनाउंस हुआ फॉर इंग्लैंड। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब देखा जाए तो भारत ने श्रीलंका जाने से इनकार किया, और इससे पहले श्रीलंका में प्रैक्टिस क्रिकेट की शुरू हुई थी। इसके साथ-साथ आईसीसी की मीटिंग हुई इस हफ्ते, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका वर्ल्ड टी20 के हवाले से। इन्हीं तमाम टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है इन तमाम टॉपिक्स के अंदर। और आगे जाके ऑब्वियसली जो पाकिस्तान टीम को जब इंग्लैंड जाना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफ्फार। इकबाल भाई, काफी हैपनिंग लास्ट वीक रहा। यकीन तौर पर हम सब चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि चलें, एक चीज पॉजिटिव जरूर है कि वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड पहुंची हुई है। पाकिस्तान ने भी अपनी टीम अनाउंस की है, जिस पे अभी हम बात भी करेंगे। लेकिन क्रिकेट की वापसी हो रही है। लेकिन आप समझते हैं कि आईसीसी की दोनों मीटिंग में वर्ल्ड टी20 के हवाले से फैसला ना होना, एशिया कप पर भी इमाम मौजूद है, तो लगता यही है कि कहीं ना कहीं आईसीसी का भी जो मामला है वो अप टू द मार्क दिखाई नहीं दे रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने करीब आकर शायद वर्ल्ड टी20 का फैसला कर देंगे, लेकिन वो एक ईमेल का लीक होना, वो जो कॉन्फिडेंशियल ब्रीचिंग हुई। आपकी क्या राय है इस पूरी सूरत हाल पर? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। मैं समझता हूँ आईसीसी के मामलात अब उस नहज पर नहीं जा रहे जो माजी में हुआ करते थे, जब बिग थ्री नजम सेठी साहब के दौर में आया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एक हो गए और वो बिग करना चाह रहे थे। अब मुझे लगता है थोड़ी सी एक दरार सी पैदा हो चुकी है आईसीसी में, और दीगर ममालिक जो है वो अपनी अहमियत को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वजह है, आप देखें पहले एक इजलास हुआ वर्ल्ड टी20 के हवाले से फैसला करेंगे, उसके बाद 10 जून को इजलास हुआ, उसमें भी कोई फैसला नहीं हो सका और अब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो सकी। भारत का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि आईपीएल क्योंकि भारत में होनी है, भारत चाह रहा है उसे विंडो मिल जाए। अगर वर्ल्ड टी20 मनसूख हो जाता है तो विंडो मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि अगर वर्ल्ड टी20 वो मुलतवी करते हैं तो अगली साल जो वर्ल्ड टी20 होना है वो ऑस्ट्रेलिया कराए। बहुत सारी चीजें जो गिचमिच हो गई हैं। और फिर आईसीसी के नए चेयरमैन का भी मामला सबके सामने आया। आईसीसी का नया चेयरमैन कौन होगा शशांक मनोहर के बाद? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो खबर फ्लोट कर दी है कि एहसान मानी साहब को जो है वो पेशकश हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एहसान मानी साहब की खबर फ्लोट की गई है अभी। एहसान मानी साहब तो खुद एक कमेटी के सरबराह हैं, फाइनेंस कमेटी के। मैं समझता हूँ कि जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के कॉलन ग्रेव हैं, उनका नाम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर आ रहा है। तो आईसीसी में अब्दुल गफ्फार ऐसा लग रहा है कि कुछ मसाइल हैं, जबकि वो मुत्तफका तौर पर किसी फैसले पर अब तक नहीं जा सके, जिससे अंदाजा होता है। फिर दूसरी तरफ से ये भी आया कि न्यूजीलैंड से चूंकि कोरोना वायरस की वबा खत्म हो गई तो कहीं न्यूजीलैंड ना शिफ्ट कर दिया जाए वर्ल्ड टी20 को। बहुत सारी चीजें कि जिन पर बात हो रही है। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज जो 8 जुलाई से शुरू हो रही है, उस सीरीज के बाद जो है वो तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह होगी दुनिया में कि क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट की दुनिया कहाँ पेशरफ्त कर रही है। इकबाल भाई, इसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है। मेरी कुछ भारतीय जर्नलिस्ट से बात हुई, वो कहते हैं कि शशांक मनोहर के हवाले से भारत में एक तासुर है कि बिग थ्री का खात्मा, आपको याद है ना कि उन्होंने आकर किया था, इक्वल राइट्स की बात की थी। तो शशांक मनोहर हालांकि भारतीय हैं, इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन कोई अच्छी इस वक्त उनकी साख नहीं है भारत में, और लोग उनको नहीं समझते कि उन्होंने भारत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये भी एक एंगल हो सकता है कि वो जो आईसीसी के अंदर हम देख रहे हैं कि वो, आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं कि वो एक डिसीजन मेकिंग नजर नहीं आ रही, एक यूनिटी नजर नहीं आ रही। लगता ये कि बिखरा हुआ है आईसीसी, और जब आईसीसी का चेयरमैन भारत का हो, भारत में मकबूलियत ना हो, भारत में उस पर तहफुजात हो, तो बड़ी हद तक ये चीज समझ कर देती है कि इस वक्त आईसीसी पे किस अंदाज से चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। श्रीनिवासन के बाद जब शशांक मनोहर, ये तो खुद लॉयर हैं, ये जब बने तो तवक्को की जा रही थी कि कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन मैं पहले भी आपके कई प्रोग्राम में अब्दुल गफ्फार कहता चला आया हूं कि ये आईसीसी नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। आप देखें चेयरमैन जो है आईसीसी का भारतीय, चीफ एग्जीक्यूटिव मनोज सोहानी भारतीय, जो क्रिकेट कमेटी आईसीसी की जो डिसीजन लेती है अनिल कुंबले वो भारतीय, एंटी करप्शन में कई लोग भारत के। आप पूरे स्टाफ को, आप तो गए हैं, मैं भी गया हूं दुबई में, अगर आईसीसी के दफ्तर चले जाएं तो आप देखेंगे 90% जो स्टाफ है उसका ताल्लुक भारत से। तो इसका मतलब है कि आईसीसी इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। लेकिन अब शशांक मनोहर के हवाले से जो तहफुजात हैं भारत में, क्योंकि सौरव गंगोली का नाम भी आया था, मुझे नहीं लगता कि सौरव गंगोली जो है वो आईसीसी की सदारत के लिए जाए, क्योंकि बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ज्यादा ताकतवर है।
सौरव गंगोली यहाँ अपनी ताकत को ज्यादा मनवाने में कामयाब होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सौरव गंगोली जाएं और कोई नया ही चेयरमैन आएगा, लेकिन डोमिनेंस मैं फिर भी यही कहूंगा अब्दुल गफ्फार की डोमिनेंस भारत की होगी, चाहे कोई भी चेयरमैन आए आईसीसी का। आपने बिल्कुल ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, या अगर हम चलें एक और एंगल से ही बात करें कि ये खबर सामने आई कि एहसान मानी को जो है वो पुश किया जा रहा है कि आप आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। इज इट पॉसिबल? क्योंकि जहां हम देखें कॉलिन ग्रेस पहले ही मजबूत उम्मीदवार हैं। भारत के सौरव गंगुली जो इस वक्त बीसीसीआई के सदर हैं, उनके लिए ग्राहम स्मिथ जैसा एक फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन उनके हक में बात कर चुका है। कितनी सदाकत है ये खबर क्यों फ्लोट हुई है आपके ख्याल में? इसकी क्या बेसिस हैं? और एहसान मानी साहब तो इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद यकीनी तौर पर उनके इसरार पर, या आप कह सकते हैं कि उनके टास्क दिए जाने के बाद पीसीबी में आए। आपको लगता है कि ये पॉसिबल भी था कि एहसान मानी साहब जब इमरान खान की साहब के कहने पर, वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर बने हों चेयरमैन पीसीबी, और उनकी वजह से बहुत सारे बोर्ड के ओहदेदारान ऑलरेडी घर जा चुके हैं, बहुत सारी हायरिंग हो चुकी है। मुझे तो कम से कम इस पूरे मामले की समझ नहीं आई कि इस खबर का फैलाना या इस खबर का सामने आना, ये किसको फायदा था, किसको नुकसान था? देखिए अब्दुल गफ्फार, जिस अंदाज से क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं, क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड यू टर्न ले रहा है, तो इस वक्त एहसान मानी की साख जो थी वो एट स्टेक थी। तो उनकी साख को बहाल करने के हवाले से कि इतने जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, माशाल्लाह वो 75 बरस के हो चुके हैं और इतने जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि देखें जनाब, आप पाकिस्तान क्रिकेट, क्या मानी साहब को तो आईसीसी उनके पीछे लग गई है कि आप बन जाएं हमारे चेयरमैन। लेकिन 2003 से 2006 तक जब एहसान मानी आईसीसी के सदर थे, उस वक्त सदर का ओहदा होता था, तो वो एक सेरेमोनियल पोस्ट थी, उसमें इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, चीफ एग्जीक्यूटिव ज्यादा मुतारिक होते थे। अब भी चीफ एग्जीक्यूटिव ही ज्यादा मुतारिक होंगे, लेकिन अब चेयरमैन का ओहदा है। तो एहसान मानी साहब, जो साख खराब हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की, आप देखें कि मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तनकीद हो रही है। अब आप देखें कि जो बैटिंग का मामला था कि जो कंपनी को राइट्स दिए गए, आप इससे अंदाजा लगाएं कि इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जो रुकने कौमी असम्बली है, कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ता के रुकन है, उन्होंने शोर मचाया। एक वफ्द एमक्यूएम का जब वजीर आजम से मिला तो जाते जाते इकबाल मोहम्मद अली ने वजीर आजम साहब के कोष गुजार किया कि जनाब ये तो इन्होंने बैटिंग स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व थे और बैटिंग इन्होंने एक कंपनी को दी थी। तो उसके जवाब में जो खत मैंने देखा है, आपने भी शायद देखा हो, सलमान नसीर ने जो जवाब लिखा है उसकी कॉपी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भी की है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इसमें इन्वॉल्व था। पीसीबी की साख खराब हो रही थी, तो उस साख को बेहतर करने के लिए, एहसान मानी का इमेज बिल्ड करने के लिए खबर चलाई गई है। हालांकि आपको याद होगा पेशावर में एक जो इजलास था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का, उस इजलास के बाद एहसान मानी साहब ने कहा था कि इस वक्त जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए, वो इंग्लैंड एंड वेल्स के कॉलिन ग्रेव हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए चलाई जा रही है। फिर आप देखें, इमेज बिल्डिंग के लिए ये भी कहा जा रहा है कि 15-15 लाख रुपए जो है वो वसीम खान और सलमान नसीर देंगे। तो इसका मतलब ये कि जो इमेज खराब हो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसकी बहाली की ये कोशिशें हैं, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिशें। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी जो है वो एहसान मानी के लिए जाएगी चेयरमैनशिप के लिए। इसके साथ साथ इकबाल भाई, मैंने जब इस पे थोड़ी रिसर्च की तो बहुत ही कम मेंबरान से हम सिर्फ काउंटिंग की हद तक भी अगर ऐसे रिस्पेक्ट करें तो मतलूबा वोट ही दस्तियाब नहीं है। आप समझते हैं कि जिसने भी ये खबर बनाई है या जो इमेज बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो बाद में ये चीज़ नेगेटिव ही आए? चूंकि अगर इस चीज़ में सदाकत हो, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो सच हो और उस पर आप अचीव कर सकते हो, चांसेस भी हो, तो चले फिर आपको कुछ उसका हासिल वसूल समझ में आता है। लेकिन एक खबर सिर्फ खबर ही हो और ग्राउंड रियलिटी ये हो कि मतलूबा वोटिंग भी पूरी नहीं है और उस खबर को हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि क्यों भारत के अगेंस्ट कोई जाएगा या कॉलिन ग्रेव्स के अगेंस्ट कोई जाएगा? आप समझते हैं ये राइट मूव थी? इसका कोई फ्यूचर में फायदा होगा? इसका फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा अब्दुल गफ्फार। आप देखें, कोई तो होता जो एहसान मानी साहब के हक में बयान ही दे देता है कि एहसान मानी साहब एक आइडियल पर्सन है,
आईसीसी के सदर रह चुके हैं। इस वक्त वो एक आइडियल जो है वो शशांक मनोहर का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, मुझे भी इस बात का इल्म है कि ग्राहम स्मिथ ने, जो डायरेक्टर क्रिकेट है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, उन्होंने सौरव गंगोली के लिए बयान दिया। तो हमारे लिए तो कोई कह भी नहीं रहा, ना श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, ना कोई और क्रिकेट बोर्ड जिससे हमारे थोड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बांग्लादेश से नहीं है, तो कोई कह भी नहीं रहा। इसका मतलब है यह हवा में तीर फेंका गया है और इसका नुकसान ही होगा, फायदा तो मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है फॉर इंग्लैंड, उस हवाले से काफी इस पर तबसरे हो रहे हैं। इकबाल साहब से ब्रेक के बाद आकर उनकी भी राय तलब करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बड़ी तफसीली बात की मिर्जा इकबाल बेग साहब से इस वक्त जो आईसीसी और दुनिया क्रिकेट के मामलात हैं। कल पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हुई फॉर इंग्लैंड टूर। आपको एक छोटा सा न्यूज़ पैकेज बताते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी इसमें शामिल हुए, फिर आके इकबाल साहब से तबसरा लेते हैं। पीसीबी का दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की टीम में वापसी। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड में अजहर अली, बाबर आजम, असद शफीक, फवाद आलम, आबिद अली, फ़खर जमान, शान मसूद, इमाम उल हक, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक शामिल हैं। जबकि फास्ट बॉलर्स की फहरिस्त में फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमरान खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद तस्नैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सुहेल खान, उस्मान शनवारी और वाब रियाज को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। स्पिनर में यासिर शाह, इमाद वसीम, काशिफ भट्टी और शदाब खान शामिल हैं। सिलेक्टर्स ने बिलाल आसिफ, मोहम्मद नवाज, मूसा खान और इमरान भट्ट को दौरा इंग्लैंड के लिए रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया है। हसन अली ने कमर की इंजरी और मोहम्मद आमिर ने निजी मसरूफियात, जबकि हारिस सुहेल ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर दौरा इंग्लैंड के लिए इनकार किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान टेस्ट और T20 सीरीज अगस्त और सितम्बर में शेड्यूल है। जनाब, पाकिस्तान की टीम की अनाउंसमेंट और यकीनी तौर पर क्रिकेट लवर्स खुश हैं कि पहले वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड में मौजूद है और अब पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा। इकबाल भाई, पहले तो इसी मौजू पे बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि एक लंबा ब्रेक क्रिकेट का, खिलाड़ी अब तक भी तैयार नहीं है, कैंप भी नहीं लग सका, लेकिन चलें, आप समझते हैं खुशाइंद है क्रिकेट फैंस के लिहाज से ही एटलीस्ट के क्रिकेट की वापसी हो रही है और इंग्लैंड उसका महवर है इस वक्त? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि क्रिकेट ही नहीं हो रही थी और हमारे खिलाड़ी तो मार्च के बाद से कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, कोई क्रिकेट मैच नहीं खेले अब्दुल गफ्फार। लेकिन 8 जुलाई को जब पहला टेस्ट मैच शुरू होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान, उस वक्त हमें अंदाजा होगा कि ये कोविड-19 कितना असरअंदाज हुआ है, क्योंकि मैदान खाली होंगे और किस तरीके से टेस्ट मैच होता है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान जा रहा है इंग्लैंड के दौरे पर। अब आप देखें कि 5 लाख पाउंड जो है वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के लिए चार्टर्ड फ्लाइट के लिए खर्च कर रहा है, कि जिसमें पाकिस्तान के 43 रुकनी दस्ता जाएगा और उसी से वापस आएगा। उसके अलावा 70 मिलियन पाउंड्स की आमदनी, टेलीविजन रेवेन्यू से आमदनी मुतवक्के है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और हम उनके रेस्क्यू को आए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के मुकाबले में जो मार्केट वैल्यू है पाकिस्तानी टीम की वो ज्यादा है, सारी दुनिया जानती है। अब पाकिस्तान जाएगा, यकीनन हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। हमने क्रिकेट नहीं खेली मार्च से लेकर अब तक, और फिर जाकर हमें 2 हफ्ते क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और फिर उसके बाद कैसे नेक्स्ट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अगर आप टीम की तरफ आए अब्दुल गफ्फार, 30 खिलाड़ियों के लिए कहा था इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कि आप 30 ला सकते हैं, लेकिन हमने 29 खिलाड़ियों का इंतखाब किया। कुछ खिलाड़ियों का इंतखाब बिल्कुल सही हुआ है, और क्योंकि 30 जब आप इतनी बड़ी फहरिस्त हो जाए जिसमें T20 के और टेस्ट स्क्वाड के लोग हों तो यकीनन सबको जगह मिल जाती है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के साथ इन्होंने ज्यादती भी की है। जुनैद खान को आप देखें, जुनैद खान का नाम कहीं नहीं है, वो किसी का ब्लू आइड बॉय नहीं है। इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने 2016 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया, अब 4 साल के अरसे में वो पाकिस्तान से सिर्फ 3 टेस्ट मैच, 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 8 T20 मैचेस खेल चुके हैं 4 साल के अरसे में। उनको क्यों कैरी किया जा रहा है? साद अली कहां चला गया? उसको घुमाकर वापस ले आए।
काशिफ भट्टी को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ले आए, घुमा के ले आए, अब उसको दोबारा लेके जा रहे हैं, वो श्रीलंका की सीरीज में भी जो है रिजर्व में रहा। फिर शमी असलम, इतना जबरदस्त बैट्समैन, उसने रन इंग्लैंड में किए हुए, उसको नहीं लेके जा रहे। पसंद नापसंद, बिलाल आसिफ को आपने रिजर्व में रख दिया, आपके पास ऑफिसर, पसंद नापसंद की बुनियाद पर भी टीम का इंतखाब हुआ है। कुछ सिलेक्शन तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन अगर आप इस पर सवाल उठाएं तो इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। चले, एक सिलेक्शन तो बड़ी अच्छी हुई, जिसकी आई थिंक शायकीन क्रिकेट को बड़ी खुशी है कि चले फवाद आलम को फिर रिटेन तो किया गया, और इस बार चूंकि हारिस सोहेल नहीं जा रहे, उन्होंने अपने एक जो उनको इख्तियार दिया गया था तमाम खिलाड़ियों की तरह, उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए ना जाने का फैसला किया। आप समझते हैं इकबाल भाई कि फवाद आलम के लिए बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि अब उनकी 11 में भी जगह बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप समझते हैं कि मौका मिले तीनों टेस्ट मैचेस में, तो फवाद को भी बिल्कुल कोई यहाँ गलती नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा मौका शायद नहीं मिलेगा। इंग्लैंड की सीरीज है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर होती हैं, और आई थिंक फवाद आलम के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी अगर उनको 11 में जगह मिलती है और वो उसको सीमेंट कर सके अपनी प्लेस को। बिल्कुल आपने सही कहा, फवाद आलम के लिए एक तो किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई कि हारिस सोहेल जो थे वो नहीं जाने से मना कर दिया, वरना हम तो समझ रहे थे कि शायद कराची टेस्ट या रावलपिंडी टेस्ट में फवाद आलम को मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। 12,000 फर्स्ट क्लास रन, और उनको जो एडवांटेज मिला है, उनके मेंटोर यूनुस खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ बहैसियत बैटिंग कोच वाबस्ता हो गए। ये वही यूनुस खान है जब जिन्होंने जुलाई 2009 में जब फवाद आलम ने अपने क्रिकेट कैरियर का पहला टेस्ट मैच खेला था, यूनुस पाकिस्तान के कप्तान थे, फवाद की जगह नहीं बन रही थी, और यूनुस ने उन्हें कहा कि तुम्हें मैं टेस्ट डेब्यू कराऊंगा, एज एन ओपनर खेलोगे। 163 रन फवाद आलम ने एज एन ओपनर जो है उस टेस्ट मैच में स्कोर किए, और फिर उनके जो इंटरव्यूज आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद अगर किसी ने मुझे टेस्ट क्रिकेटर बनाने में रोल प्ले किया है तो वो यूनुस खान है। तो इसका मतलब है उनके मेंटोर यूनुस खान वहां मौजूद होंगे। बैटिंग कोच कितनी चलती है यूनुस की, ये देखना होगा। लेकिन फवाद आलम काफी दिनों से तहरीक इंसाफ के दौर में इंसाफ का जो था मुंतजिर था, देर आया दुरुस्त आया, तो उसको मौका मिलना चाहिए। उसको जब मौका मिलेगा, हालांकि अगर उसे पाकिस्तान में मौका मिलता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि पाकिस्तान की विकेटों से वो हम आशना था। कराची में उसने डबल सेंचुरी बनाई थी, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में उसको मौका नहीं दिया गया, लेकिन अब इंग्लिश कंडीशंस में उसे मौका मिलेगा। अल्लाह करे कि वो कामयाब हो, वो इस बात को साबित करे कि उसके साथ ज्यादती हुई, और कहते हैं ना कि जो मजलूम होता है उसका साथ भी अल्लाह ताला देता है। तो मुझे उम्मीद है कि फवाद आलम इस सीरीज में उन्हें मौका मिलेगा और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। आपने बात की डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स की, तो शमी असलम यकीनी तौर पर इंग्लैंड का टूर कर चुके हैं, बड़े इंप्रेसिव थे उस जमाने में। जितने इंग्लिश कमेंटेटर थे उन्होंने बड़ी तारीफ की थी गेंद को। बहैसियत ओपनर बहुत अच्छा लेफ्ट करना जानते थे, जिसकी वजह से उनकी एक बड़ी पजीराई हुई थी कि एक अच्छा हमें सॉलिड ओपनर मिला, लेकिन फिर वो भी अचानक गायब हुए, और अब तो उन्होंने बड़े रन किए। कामरान अकमल हैं, कामरान ने जो जितने रन किए हैं इकबाल भाई पिछले 3-4 सालों में, ना सिर्फ डोमेस्टिक में बल्कि पीएसएल में, बहुत सारे पीएसएल में हमारे यंगस्टर्स को पाकिस्तान टीम में मौका मिला। कामरान अकमल का कसूर क्या है इकबाल भाई? क्योंकि सिलेक्टर्स की जानिब से या बोर्ड की जानिब से हमें अगर हम कुछ पूछें तो इससे अब तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला, सिवाय इस तासुर के कि शायद मूव ऑन करना चाहता है बोर्ड। लेकिन एक जानिब फिर आप बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत की। कामरान अकमल के साथ कितनी ज्यादती है, इतनी मेहनत वो करते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखें, वो एक रोल मॉडल है कि कितनी वो रोज पसीना बहाकर वो वीडियोस डालते हैं भी। आई थिंक बहुत सारे क्रिकेटर्स तो उनको फॉलो करके सीख रहे होंगे कि आपको अपनी फिटनेस पे कितना काम करना चाहिए। कितने हार्ड ब्रेकिंग है कामरान अकमल के लिए, इतनी मेहनत, फिटनेस, पीएसएल में दुनिया भर के बॉलर्स की पिटाई करने के बावजूद उनका कोई नाम ही नहीं है। कामरान अकमल के साथ भी ज्यादती हो रही है। बासलाहियत बैट्समैन है कामरान अकमल, आपको याद होगा जो पीएसएल का फाइनल कराची में होता, उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं दिया गया था, क्योंकि मिकी आर्थर की ये कोशिश थी कि जी कामरान अकमल की उम्र गुजर चुकी। लेकिन एक खिलाड़ी डोमेस्टिक में रन के अंबार लगा रहा है, प्रूव अपनी फिटनेस को प्रूव कर रहा है, और क्या चाहिए आपको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल गफ्फार 1 अरब से ज्यादा रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट पर खर्च किए। आप बताएं क्या हुआ, इमरान बट कहाँ गया? डोमेस्टिक क्रिकेट का जो टॉप परफॉर्मेंस था उसको आपने रिजर्व में रख दिया। दुनिया भर में डोमेस्टिक, और जबकि 29 लड़के जा रहे हैं दुनिया भर में, जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उन्हें उनकी सलाहियतों का सिला मिलता है। लेकिन इमरान बिल्कुल सलाहियतों का सिला मिलता चाहे और मिलना भी चाहिए। इकबाल भी क्विक ब्रेक हमने पुराने में शामिल करना है, न्यूज अपडेट के बाद कर यही से जो हमारी डिस्कशन है इसको कंटिन्यू करेंगे।
गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के सिलेक्शन के हवाले से हम मिर्जा इकबाल बेग साहब से बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, जिनकी वापसी हुई है पाकिस्तान टीम में दौरे इंग्लैंड के लिए, आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आइए पहले आपको उसका कुछ हिस्सा दिखाते हैं, फिर आके इकबाल साहब से सरफराज अहमद के हवाले से बात करते हैं। वीडियो लिंक के जरिए सहाफियों से बातचीत करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव जरूर आता है, वो नंबर 1 कीपर हैं या नंबर 2, इससे फर्क नहीं पड़ता। मौका मिला तो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि नंबर 1 नंबर 2 तो आपको चलता रहता है। अगर आप ये देखें कि अगर आप 92 96 में आप देखें तो जब मोइन भाई और राशिद भाई होते थे इंग्लैंड के टूर पर, तो कभी मोइन भाई नंबर 1 होते थे, कभी राशिद भाई नंबर 2 होते। तो आई थिंक ये कि रिजवान जो है अभी वो टीम के लिए अच्छा खेल रहा है, ऑब्वियसली वो फर्स्ट चॉइस है टीम के लिए, तो मैं भी वहाँ पर टीम में मौजूद हूँ। और जो मुझे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तैयारी करने के लिए, मैं उसकी अपनी भरपूर तैयारी करूंगा। और इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा अपने लिए और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं। सरफराज अहमद ने एतराफ किया कि वो अपनी गलतियों की वजह से टीम से बाहर हुए। कहा अब टीम के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस पर भी नजर रखेंगे। कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान जो है बाहर होता है, तो हो सकता है कि मैंने शायद कोई गलतियां की होंगी जिसकी वजह से मैं टीम से बाहर हूँ। तो अब कोशिश करूंगा अब जब मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं और अपनी टीम में दोबारा वापसी जगह बनाऊं। साबिक कप्तान के मुताबिक उनकी नजर अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर है। T20 वर्ल्ड कप के बारे में अभी नहीं सोच रहे। इमरान सिद्दीक, डॉन न्यूज, कराची। तो इकबाल भाई, सरफराज अहमद के हवाले से आपने सुना और यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट में कप्तान थे। एक पहलू मुझे अच्छा नजर आ रहा है इकबाल भाई इस टीम में, वो भी जब 29 खिलाड़ी गए हैं कि कंपटीशन बहुत है 11 में आने के लिए, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और जो खिलाड़ी टीम में आएगा उसको बड़ा एहसास होगा इस चीज का कि अब उसने जगह नहीं छोड़नी। और रिजवान और सरफराज की मौजूदगी बहैसियत 2 विकेट कीपर्स भी इसी चीज का एक इंडिकेशन है कि यकीनी तौर पर अगर किसी एक ने गलती की तो दूसरा मौजूद है। लेकिन दूसरी जानब ये सवाल भी उठता है इकबाल भाई कि दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान को एक साथ फारिग करें और चंद महीने बाद वो वापस भी आ जाए, तो क्या पहले उनकी अफादियत अगर नहीं थी और आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया उनको कप्तानी से तीनों फॉर्मेट से हटाने का, और अब वो वापस आ गए हैं बहैसियत सेकंड चॉइस विकेट कीपर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इसी को पाकिस्तान क्रिकेट कहते हैं अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान क्रिकेट की यही रीत, यही रिवायत रही है कि हम अपने हीरोज को एकदम से सर पर चढ़ाते और फिर उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। सरफराज अहमद के साथ भी यही हुआ। कोई लॉबी एक थी जो उनको पसंद नहीं करती थी बहैसियत कप्तान, वरना 18 जून को अब 3 साल हो जाएंगे जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और वही सरफराज अहमद लोगों की आंखों का तारा बना हुआ था। और फिर एकदम से ऐसा लग रहा था कि शायद इस दौरे के लिए भी मुंतखब ना हो, लेकिन मुझे लगता है क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता अगर सरफराज अहमद को बाहर करते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहां तो आपने उसको टीम से बाहर कर दिया और कहां आप बगैर कुछ खेले हुए उसको दोबारा ले आए। तो इसका मतलब है आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को ये देखना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस का कॉम्बिनेशन था, आपको याद होगा अब से 5 साल पहले जो वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, मिसबाह कप्तान, वकार यूनुस कोच थे, तो सरफराज अहमद से तो कीपिंग ही नहीं कराई जा रही थी, उन्हें खिलाया नहीं जा रहा था। उमर अकमल से वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट में कीपिंग कराई जा रही थी। फिर जब शोर मचा मीडिया की जानिब से तो सरफराज अहमद को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म किया। तो मुझे लगता यही है कि दबाव भी बहुत था इस सिलेक्शन कमेटी पर कि जब 29 खिलाड़ी जा रहे हैं और उसमें सरफराज अहमद ना जाए, और वो जो कल नंबर 1 विकेट कीपर था आज नंबर 2 हो गया। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सरफराज के साथ ज्यादती हुई है, हमें अपने हीरोज की कदर करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने बड़ी सही निशानदेही की, अब हमारे पास तकरीबन हम कह लें स्टार सडेड टीम मैनेजमेंट भी है, जहाँ मिसबाह-उल हक हैं, वहीं वकार यूनुस हैं, मुश्ताक अहमद है और यूनुस खान ऑब्वियसली बिगेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो रीसेंट सबसे बड़े स्टार रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। यूनुस तो बात करेंगे ऑब्वियसली मेरिट की, और जिस तरह वो एक आपने जैसा खुद अभी ब्रेक से पहले कहा कि फवाद आलम को डेब्यू कराया उनके साथ, जब वो स्क्वाड में थे तो वो हमेशा यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं। मुझे तो लगता है इकबाल भाई इसी तनाजुर में शायद इनका आपस में कोई कभी क्लैश हो ना हो, लेकिन सिलेक्शन के मामलात पर या खिलाड़ियों को 11 में खिलाने के मामलात पर यूनुस जैसा खिलाड़ी क्या रह पाएगा बात किए बगैर भी? देखिए यूनुस बहुत सच्चा आदमी है, यूनुस किसी मैनेजमेंट बैठे हैं, बात नहीं करता। इसका फायदा होगा या आपको लगता है कि मुश्किल होगी? थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। यूनुस लगी लपटी बातें नहीं करता। यूनुस जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उसका टेम्परामेंट भी ऐसा है। हालांकि उसने अब इंटरव्यू में अपने कहा है कि उन्होंने अब अपने आप को काफी तब्दील किया है,
लेकिन अब देखते हैं यूनुस को सिर्फ एक सीरीज के लिए बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और मुश्ताक अहमद भी एक सीरीज के लिए। इतने हैवी वेट्स जमा कर लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास बैटिंग कोच है यूनुस खान की सूरत में, आपके पास बॉलिंग कोच है वकार यूनुस की सूरत में, आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच है मुश्ताक अहमद की सूरत में, फिर उसके अलावा आपके पास फील्डिंग कोच है अब्दुल मजीद की सूरत में, तो फिर हेड कोच मिसबाह उल हक का क्या रोल होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि सबको आप भारी मुआवजा दे रहे हैं, सब लोग माशाल्लाह अच्छा खासा मुआवजा ले रहे हैं, और फिर एक जो स्पिन बॉलिंग का मास्टर है उसको आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में छोड़ा हुआ है सकलैन मुश्ताक को। तो इतने सारे लोग जमा कर लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मैं समझता हूँ यूनुस का डिसीजन क्रिकेट बोर्ड ने, अब्दुल गफ्फार, वही बात आ जाएगी कि बहुत तनकीद हो रही थी क्रिकेट बोर्ड पर, तो क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉपुलर डिसीजन लेने का फैसला किया कि बोर्ड के जो नाक़दीन थे, हम जैसे जो बोर्ड पर तनकीद करते थे, हमने भी सराहा। तो लगता ये कि उसको जो है डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की यूनुस खान को लाकर एक सीरीज के लिए। अब देखते हैं कि मिसबाह यूनुस माजी में साथ रहे। आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ का एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा कि जब 2009 में यूनुस खान के खिलाफ बगावत हुई साउथ अफ्रीका में, जब पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी, तो वो कह रहे थे कि मिसबाह उल हक जो थे वो उसका मास्टरमाइंड थे। यूसुफ ने इल्जाम लगाया, बाद में मिसबाह ने उसकी जो है तरदीद की। अब देखना ये कि मिसबाह, यूनुस, इतने बड़े बड़े हैवीवेट, वकार यूनुस के बारे में भी आपको पता है उनका कैसा टेम्परामेंट रहा है, इतने सारे लोग होंगे तो फिर कैसे चलेगा ये देखना होगा, और यूनुस की से होती है या नहीं होती ये भी हमें देखना होगा। ठीक है, पुरान में क्विक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आफरीदी पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ी भी फलाई सरगर्मियां भी की। आज वो उन्होंने भी ट्वीट किया कि कोरोना पॉजिटिव हुए, उनके हवाले से भी बात करेंगे, साथ साथ कुछ और टॉपिक्स हैं उन पर भी बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, और आखिरी पार्ट में अब बात करेंगे क्रिकेट की इंटरनेशनल मामलात के हवाले से। और एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 के हवाले से काफ़ी इस वक्त अभाम है। कहा जाता है कि शायद वहाँ वर्ल्ड T20 के निकाह शायद ना हो पाए, लेकिन आज उनकी हुकूमत ने इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके इकबाल भाई से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद की उम्मीदें रोशन कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि जुलाई से खेलों के मैदानों में शायकीन की वापसी मुमकिन हो सकेगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया है कि 40,000 नशिस्तों की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 10,000 तक अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। तहम इससे मुताल्लिक हतमी ऐलान मुताल्लिका रियासतों में सेहत के हुकाम की मंजूरी और मुशावरत से होगा। इस ऐलान के बाद अक्टूबर और नवंबर में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के इम्कानात रोशन हो गए हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खेल रिचर्ड कॉलबैक भी रवा साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को कामयाब बनाने के लिए पुरुमीद हैं। ICC ने अपने गुज़िश्ता इजलास में मेगा इवेंट के इनेकाद का फैसला अगले माह तक मौखर कर दिया था। तो इकबाल भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इंडियन मीडिया में जो है वो मुहिम चली कि वर्ल्ड T20 तो मुमकिन ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में हो, और IPL तो होगा ही होगा जनाब। फिर हमने देखा कि कुछ डिले हुआ वर्ल्ड T20 के हवाले से फैसला साजी में, और अब तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। आज आपने भी रिपोर्ट देख ली जहां ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि शायद वो वर्ल्ड कप के इनेकाद में ना सिर्फ इंटरेस्ट है बल्कि क्राउड की भी शमूलियत के कुछ उन्होंने SOPs के हवाले से बात की। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी एक उम्मीद क्या जो कह सकते हैं दिया रोशन है इस वर्ल्ड T20 के हवाले से? बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोग्राम के शुरू में आपने अब्दुल गफ्फार कहा था ना कि ICC में जो है वो एक नुक्ते पे सब मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो कहा कल को एक दूसरे के जो हलीफ थे वो आज हरीफ हो गए। क्योंकि पहले आपको याद होगा जो बिग 3 में ऑस्ट्रेलिया जो था वो भारत को सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड के साथ मिलकर, लेकिन अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अपना मफाद है और भारत लचक नहीं दिखा रहा कि ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्टेड था। खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि अगले साल जो वर्ल्ड T20 है वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, लेकिन भारत को चूंकि अगले साल मेजबानी करनी है तो भारत किसी भी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो अब लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को फाइनेंशियल भी मसाइल हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन की क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश है कि ये टूर्नामेंट हो, और यकीनन उसे जो गोरे ममालिक है इंग्लैंड वगैरह सपोर्ट करेंगे और दुआ करें कि ठीक है, इकबाल भाई के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। और
जी, इकबाल भी कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ आना बंद हुई थी। मैं ये कह रहा था कि अब देखें कि ऑस्ट्रेलिया माजी में भी आप देखें वर्ल्ड कप करा चुका है, 2 दफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज है, ऑस्ट्रेलिया करा सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये कोविड-19 से थोड़ी जान छुटी तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड टी20 मुनक्किद हो सकता है, जो 15 अक्टूबर से शेड्यूल्ड है। इकबाल भी एशिया कप के हवाले से आप क्या समझते हैं? एसीसी की जो रिसेंटली मीटिंग थी, वहां तो ये बात हुई कि होना चाहिए। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली नहीं करा सकता, जो हालात हैं। यूएई का ऑप्शन भी डावाडोल है, और श्रीलंका में बात हो रही है। श्रीलंका में तो भारत अभी जून में नहीं जा रहा है, और वहां भी जो एसओपीज के हवाले से आपको लगता है कि श्रीलंका में जो बातें हो रही हैं, पाकिस्तान स्वैपिंग की बात कर रहा है, ये एक सोल्यूशन है? क्योंकि शायद यूएई में आप समझते हैं बेहतर हालात नहीं होंगे, एसओपीज या एक जो एग्जीक्यूशन है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, फैसिलिटीज मौजूद हैं। श्रीलंका में आपको लगता है कि ये एक रियलिस्टिक बात है स्वैपिंग करना? देखिए, श्रीलंका जो है वो खुद भी चाहेगा ना, फाइनेंशियली बड़ा प्रॉफिट होगा। एशिया कप टी20 है, और आप देखें कि भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों क्रिकेट बोर्ड एक हैं, और पाकिस्तान जो है वो यकीनन श्रीलंका को सपोर्ट करेगा। वरना पहले आपके पास खबरें आ रही थी, हमारे पास भी, कि बांग्लादेश को शायद दे दिया जाए। तो श्रीलंका के लिए ऑप्शन तो है, लेकिन अगर भारत, जिस तरह अभी आपने कहा कि दौरे पे नहीं जा रहा श्रीलंका के, आया वो क्रिकेट का अपने आप को दादागीर तो समझता है, आया वो मुखालफत करता है, और तो क्रिकेट बोर्ड यानी अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, आया वो एग्री होते हैं श्रीलंका में खेलने पर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यकीनी तौर पर जो दूसरा ऑप्शन होगा वो मुत्तहिदा अरब अमारात होगा। आखिर में सर एक जरूर इस बारे में बात की जानी चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का जब साथ उस्फत दिया है, आई थिंक इंग्लैंड को शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही, और खासतौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान बड़े एक्टिव रहे। उन्होंने पहले दिन से ये मौक़िफ़ अपना लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करेगा, इंग्लैंड को सपोर्ट करेगा, और इसी वजह से बाद में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी हामी भरी। तो यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेप आई थिंक सराहा जाना चाहिए दुनिया भर में, और इसकी कदर होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इंग्लैंड को भी आगे चलकर पाकिस्तान के इस कुर्बानी का या इस ज़बरदस्त किस्म का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको रिस्पांस दिया, इसका ख्याल रखना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं जैसा कि खबरें आई थी, मैंने भी इसको रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करेगा इंग्लैंड को कि वो पाकिस्तान का दौरा करें या कोई एक सीरीज होनी चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर इस केस पर और काम करना चाहिए और इंग्लैंड को भी इसका रिस्पॉन्स करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा अपना दिल बड़ा किया है। 3 मार्च 2009 के बाद से 11 साल हो गए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आई, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है। रिटर्न क्या मिलता है पाकिस्तान को, ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान ने तो एक जेस्चर के तौर पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मदद की है, इसके बदले में क्या मिलता है। यकीनन इस एफर्ट को पाकिस्तान की सराहना चाहिए, और आइंदा आने वाले वक्त में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान का मुकम्मल तौर से साथ देना चाहिए। एक अच्छी बात है, पाकिस्तानी टीम अगर नहीं जाती तो वेस्ट इंडीज की टीम भी वहां नहीं आती, और वेस्ट इंडीज की इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो पाकिस्तान की है। तो यकीनन पाकिस्तान का जाना एक बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल, और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जैसा मैंने पहले कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। अच्छी बात है कि पाक ने इस चीज़ की हौसला अफजाई की, और वेस्ट इंडीज़ को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉजिटिव जवाब के बाद हिम्मत मिली, और उसमें यकीनी तौर पर पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी या वसीम खान ने, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आई थिंक अच्छा ये होगा कि पाकिस्तान को भी फ्यूचर में इसका फायदा, और साथ साथ साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के लिए दुआ गो हैं, उन समेत तमाम लोगों के लिए जिनको कोरोना वायरस इस वक्त पॉजिटिव है। आज शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया, बहुत ज्यादा उन्होंने फलाई काम किया था। वी आर प्रेइंग के वो जल्द से जल्द सेहतियाब हों, और इसके साथ साथ जितने हमेशा हमारी प्रोग्राम में बात होती है कि आप सब भी मास्क जरूर पहने, एसओपीज पर अमल करें, ताकि इस बीमारी का हम सब मिलकर मुकाबला कर सकें। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। पीर को अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।